हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 10th का थर्ड चैप्टर जो ऊष्मा और ताप है उसका ये सेकंड पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ऊष्मीय प्रसार क्या होता है? उबलते पानी को कांच के बर्तन में डालने पर कांच चटक जाता है, क्योंकि कांच का अंदरूनी भाग ऊष्मा के कारण फैल जाता है, जबकि बाहर का नहीं। पर यह उच्च क्वालिटी कांच में नहीं होता। क्या होता है, जो अंदर का भाग जो रहता है वो फैल जाता है और बाहर का भाग नहीं फैलता। ठीक है। फिर समानतः पदार्थ को ऊष्मा देने पर पदार्थ का आयतन बढ़ता है और पदार्थ से ऊष्मा लेने पर उसका आयतन कम हो जाता है। फिर देखते हैं ठोस पदार्थों में ऊष्मीय प्रसार। अब देखिए, रेखीय प्रसार गुणांक। किसी वस्तु की लंबाई में वह प्रसार जो वस्तु की इकाई लंबाई के क्षण में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर होता है, रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता है। जैसे ये L है, ये एक छड़ है जिसकी लंबाई L है। अब थोड़ा सा और इसमें अगर वृद्धि करती है हम यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या हो जाएगा, डेल L। तो उसी को सूत्र में बताएंगे कि अल्फा इक्वल टू लंबाई में वृद्धि अपन प्रारंभिक लंबाई गुणित ताप वृद्धि। ठीक, तो अल्फा इक्वल टू डेल अल्फा बाई L मल्टीप्लाई डेल टी। तो डेल L बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा L इंटू डेल L। लंबाई में वृद्धि इक्वल टू रेखीय प्रसार गुणांक इंटू प्रारंभिक लंबाई गुणित ताप वृद्धि। ये हो गया। फिर अल्फा का मान प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। लोहे का रेखीय प्रसार गुणांक 0.00012 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अर्थात लोहे की 1 मीटर लंबी छड़ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसकी लंबाई में 0.00012 मीटर से बढ़ जाएगा। फिर क्षेत्रीय प्रसार गुणांक मतलब क्या है, उसके क्षेत्र में जैसे ही उसका क्षेत्र और उसका ये क्षेत्र बढ़ गया तो उसको क्या बोलते हैं हम, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। वस्तु के क्षेत्रफल में वह प्रसार जो वस्तु के एकांक क्षेत्रफल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर होता है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहलाता है। इसे बीटा से व्यक्त करते हैं। जैसे क्षेत्रफल में वृद्धि अपान प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणित ताप वृद्धि, सेम वही हो जाएगा। क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर क्षेत्रीय प्रसार गुणांक इंटू प्रारंभिक क्षेत्रफल इंटू ताप में वृद्धि। फिर क्या है, आयतन प्रसार गुणांक। किसी वस्तु के आयतन में वह प्रसार जो वस्तु के एकांक आयतन का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर होता है, उसको आयतन प्रसार गुणांक बोलते हैं। जैसे ये क्या हो गया, ये एक बेलन हो गया है ना, तो इसका इतना आयतन था, अगर इसको और इतना बढ़ा दिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, आयतन प्रसार गुणांक। किसी वस्तु के आयतन में वह प्रसार, तो आयतन प्रसार गुणांक बराबर क्या होता है, आयतन में वृद्धि प्रारंभिक आयतन इंटू ताप में वृद्धि, सेम वही सूत्र है। फिर उसके बाद देखते हैं द्रव में ऊष्मा का प्रसार। द्रव का अपना कोई आकार नहीं होता। द्रव को जिस बर्तन में रख दिया जाता है वो उसी का आकार ले लेता है। जब किसी द्रव को बर्तन में भरकर गर्म करते हैं तो पहले बर्तन का प्रसार होता है, फिर द्रव का। किसका पहले प्रसार होगा, अगर जब किसी बर्तन में द्रव रखते हैं तो द्रव जो पहले बर्तन का प्रसार होगा, फिर उसके बाद द्रव का प्रसार होगा। आयतन प्रसार दो प्रकार, एक आभासी होता है और एक वास्तविक होता है। यदि ठंडे प्रदेशों में जलीय जीवन सुरक्षित रह पाता है तो पानी की ऊपरी सतह का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो, तब भी तालाब के नीचे तल का ताप 4 डिग्री रहता है, जिस कारण से जल जीव जीवित रह पाते हैं। गैसों में ऊष्मीय प्रसार क्या होता है, गर्म करने पर गैसों का प्रसार ठोस व द्रव की तुलना में अधिक होता है। गैसों में भी द्रव की तरह ही केवल आयतन प्रसार होता है, जो नियत ताप पर और अनियत ताप पर। यदि किसी नियत ताप पर गैस का ताप बढ़ाया जाए तो आयतन भी बढ़ेगा। और फिर उसका एक सूत्र, गैस का आयतन प्रसार गुणांक आयतन में वृद्धि पर प्रारंभिक आयतन गुणित ताप वृद्धि। फिर नियत ताप पर, जब नियत ताप पर गैस का ताप बढ़ाया जाता है तो दाब भी बढ़ता है। इस प्रकार के प्रसार गुणांक को दाब प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक है, गैस का दाब प्रसार गुणांक दाब में वृद्धि प्रारंभिक दाब इंटू ताप वृद्धि। ठीक,
फिर तीसरा क्या दिया, भौतिक अवस्था में परिवर्तन। ऊष्मा मिलने पर पदार्थ की अवस्था में एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है, इसी को क्या बोलते हैं, भौतिक अवस्था में परिवर्तन। फिर देखिए दोस्तों, ये क्या है, ये द्रव है। अगर पानी को हम गर्म करेंगे तो ऊष्मा बन के वो भाप बन जाएगा। फिर अगर उसको ठंडा करेंगे तो फिर पानी बनेगा। फिर अगर हम उसको वो करेंगे तो बर्फ़ बन जाएगा। और जैसे बर्फ़ को ऊष्मा देने पर वो पानी बन गया, फिर उसको ऊष्मा देने पर क्या बन गया, भाप बन गया। फिर भाप को हम ऊष्मा देते हैं तो सघन माध्यम में तो पानी बन जाता है, और फिर पानी क्या, बर्फ़ बन जाता है। तो ये पानी का ही संभव होता है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। फिर क्या दिया, गर्म करने पर पदार्थ का ताप बढ़ता है। एक ताप पर पहुंचने पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है, और इस परिस्थितियों में पदार्थ का ताप बढ़ना रुक जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्म करने पर प्राप्त की गई ऊष्मीय ऊर्जा पदार्थ ताप का बढ़ाने की जगह अवस्था परिवर्तन में वह हो जाता है। चूँकि यह दी गई अथवा पदार्थ से ली गई ऊष्मा का ताप वृद्धि के रूप में दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, जो गर्म करने पर जो पदार्थ है उसका ताप बढ़ता है, एक ताप पर पहुंचने पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होने लगता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक समय तक उसका ताप बढ़ता है, फिर उसके बाद जब हम गर्म करते रहते हैं तो उसमें क्या अवस्था में परिवर्तन होता है, फिर पदार्थ का ताप बढ़ना रुक जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गर्म करने पर पदार्थ की गई ऊष्मीय ऊर्जा पदार्थ का ताप बढ़ाने की जगह अवस्था परिवर्तन में वह हो जाता है। चूँकि दी गई अवस्था पदार्थ से ली गई ऊष्मा ताप वृद्धि के रूप में दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जो गुप्त ऊष्मा होती है वो दो प्रकार की होती है। अब देखिए, गुप्त ऊष्मा क्या है, एक तो गलन की गुप्त ऊष्मा, एक तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। जब एकांक द्रव्यमान के पदार्थ को ऊष्मा देने पर वह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है, तब इस प्रक्रिया को हम ऊष्मा की मात्रा गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। फिर एकांक द्रव्यमान के द्रव में क्वथनांक को पूरी तरह गैस में परिवर्तित करने के लिए लगने वाली ऊष्मा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसे ऐसे प्रदर्शित वाष्प से द्रव में बदलने के लिए भी समान मात्रा में ऊष्मा पदार्थों में से ली गई जाती है। जो गुप्त ऊष्मा होती है दो प्रकार की होती है, एक तो गलन की और एक तो वाष्पन की। गलना मतलब जैसे बर्फ़ है तो वो गल जा रहा है, और पानी है तो वाष्प के रूप में उड़ जा रहा है। यही दो प्रकार की गुप्त ऊष्मा है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो है ऊष्मा और ताप का ये वाला चैप्टर ख़त्म हुआ। जो हमने क्या क्या सीखा, गर्म और ठंडा एक ही मूल्य के दो मापक है। सिर्फ छू कर, देख कर और महसूस कर हम क्या कर सकते हैं, तापमान का सटीक जानकारी नहीं दे सकते हैं। फिर गर्माहट और ठंडक का सांख्यिकीय स्तर तापमान कहलाता है। मापे तापमान को एक पैमाने से दूसरे में बदलना संभव है। तापमान में परिवर्तन ऊष्मीय ऊर्जा के आदान प्रदान के कारण होता है। ऊष्मा का SI मात्रक जूल होता है। फिर ऊष्मा के संचरण के सदैव माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। विकिरण के लिए ऊष्मा निवार्त में ही संचारित होता है। ठोस पदार्थ में ऊष्मा का संचरण चालन के द्वारा संभव होता है। संवहन द्वारा ऊष्मा का संचरण केवल द्रव और गैस के द्वारा होता है। ऊष्मा का संचालन सभी दिशाओं में समान रूप से होता है। सभी पदार्थों को समान मात्रा का ताप समान मात्रा में बढ़ाने के लिए ऊष्मा की विभिन्न मात्राएं लगती है। इसे पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। जो ऊष्मीय, रेखीय और क्षेत्रीय प्रसार है उसको 1, 2, 3 से दर्शाते हैं। जो ऊष्मीय प्रसार होते हैं दो प्रकार से होते हैं, आभासी और वास्तविक। भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए उपयोग में ली गई ऊष्मीय ऊर्जा उसको गुप्त ऊष्मा कहते हैं।